मुंबई हाईकोर्ट की के चीफ जस्टिस की ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। कैसे बढ़ गई हैं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वयं एडवोकेट नीलेश ओझा जी मौजूद हैं। सीधे चलते हैं मुंबई और नीलेश जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं कि कैसे मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। ये तो नीलेश जी, ये तो अद्भुत बात हो रही है। अब मैं तो हैरान हूं कि क्या न्यायालय ही इस पूरे मुकदमे को रोकना चाहती है? क्या न्यायालय इस पूरे मुकदमे को डिरेल करना चाहती है? मैं ऐसा मानता नहीं हूं। लेकिन चीफ जस्टिस की जो भूमिका है, वो उसको थोड़ा सा आज डिकोड करना पड़ेगा। तो क्यों, कैसे बढ़ गई है मुश्किलें? अभी सुन लीजिए, हाईकोर्ट और न्यायपालिका अलग है। चीफ जस्टिस ने इंडिविजुअल गलती किया मतलब पूरा न्यायपालिका गलत है, ऐसा नहीं है। नहीं हाँ, है। हाँ। हाँ, डिले हुआ, जो भी हुआ ठीक है। चीफ जस्टिस चाहते तो इसके दिशा सरियान के केस के लिए 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हाँ। कॉन्स्टिट्यूट किया काय के लिए कि जो आदित्य ठाकरे की मौसी या बुआ जो भी है, वो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, उसके ऊपर आपने क्यों आरोप कर दिया, उसके लिए उन्होंने 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। कोई बात नहीं, अब उसके 5 जज बेंच की हियरिंग में आप डिसाइड कर लेते कि उनके खिलाफ क्या आरोप सही है कि गलत है, वो बाजू में रहा। मैं तो बताता हूँ कि आगे चलने से पहले मैं लेकिन थोड़ा जस्टिस रेवती मोहिते डेरे तो मौसी है नहीं आदित्य ठाकरे की। अरे नहीं नहीं, वैसा नहीं। वो क्या है कि जस्टिस डेरे की सिस्टर जो है, वो शरद पवार गुट की लीडर है, मुंह बोली वंदना। मौसी है। मुंह बोली हाँ, मौसी है। वो बोले जो भी है, ठीक है ना, हाँ, मौसी है या मुंह बोली। बुआ है, जो भी है उनका। लेकिन उन्होंने हाँ। खुलकर आकर सपोर्ट किया था ना इसको, आदित्य ठाकरे को, दिशा सालियान के केस में। तो वो आरोपी है ना हमारे केस में, फिर 120B में, एविडेंस एक्ट 10 में आरोपी है वो। हाँ। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उसको मैं समरी बता, शॉर्ट में बताता हूँ पहले। हम्म। क्या है कि अभी जो 17 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने सुनवाई में जो नया ऑर्डर पास किया है, जो नया नोटिस निकाला है कंटेम्प्ट का मेरे खिलाफ में, और जो 15 वकीलों के खिलाफ में स्ट्रिक्चर पास किए है, तो नीलेश ओझा, मतलब ये 15 वकीलों ने उसके लिए रीट पिटिशन लगाया है हाईकोर्ट में ही, काय के लिए कि इंटरिम कॉम्पेंसेशन 50-50 लाख मिलना चाहिए। मेन केस बाद में समझा, तो एकदम शॉर्ट ग्राउंड है। क्या पता है क्या, कोर्ट ऑर्डर में लिख रहा है नीलेश ओझा और ये 15 वकील ये इक्वली लायबल है ये प्लीडिंग के लिए। तो उसमें नीलेश ओझा को मौका दे रहा है कोर्ट कि आप आपके पास के सबूत लाओ कि मतलब आपके खिलाफ चार्ज क्यों फ्रेम नहीं करना, मतलब आपको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। आप अगर आप सबूत दे दोगे, आपका जो जवाब सेटिस्फैक्टरी लगेगा, तो नीलेश ओझा को मौका दे रहे हैं। ये 15 वकीलों को कोई मौका नहीं दिया। 15 वकीलों को डायरेक्ट गिल्टी भी घोषित कर दिया और उनको बोल दिया कि वार्निंग, आपको एक वार्निंग देकर हम छोड़ रहे हैं। आप तो वो तो आपके पीछे है ना। 15 हाँ। वकील तो आपके पीछे हैं। आप तो आगे खड़े हैं ना। अरे आप समझे नहीं, उनका लॉ अलग चलता है भाई। सुनो यार, नहीं आप तो क्या उन्होंने कैसा गोली चलाया जो सामने वाले को ना लग के ऐसे मुड़ करके 15 को लग गया? ऐसा हो गया क्या? अरे यहाँ लॉ अलग बनते रहता है यार, आप समझे नहीं। सुप्रीम कोर्ट, भारतीय संविधान की यहाँ लागू नहीं पड़ता है। तो अभी हुआ क्या, अब वो 15 वकील है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब बैकवर्ड दलित समाज के महिला वकील भी है। तो ये जो अब उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और महिला का वकील से क्या लेना देना? नहीं, सुनो आप समझे नहीं, उनके लिए अरे बाबा, वो भी है। मैं कह रहा हूँ ये सबके लिए कॉमन लॉ है, उनके लिए एक एडिशनल लॉयर। हाँ लॉयर है, उनके लिए लॉयर। एडिशनल एक और एक प्रोविजन है। आप समझे नहीं। तो ये सब लोगों ने मिलकर, देखो लॉ तो एक सिंपल सही है, एक कॉमन मैन को भी आपने ऐसा अन्याय किया तो उसको भी वही सेम प्रोटेक्शन है, और उनके खिलाफ भी किया तो उनको भी सेम प्रोटेक्शन है। लेकिन जो थोड़ा सा एक कोर्ट का व्यू रहता है कि अगर महिला है
अगर बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, शेड्यूल कास्ट है, तो उनको भाई ये निचला तबका मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर अन्याय करेंगे तो ज्यादा सजा। हाँ, प्रिविलेज हाँ, तबका तो है, ठीक है, उनको कोई है। बात नहीं, चलो अपन वो विषय पे आते हैं। तो अब इन सब लोगों ने क्या किया, इन सब लोगों ने अभी रीट पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में। क्या क्यों फाइल किया और उसमें कानूनी प्रोविजन क्या है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 1970 से लेकर अभी तक के 50 जजमेंट है और बेसिक लॉ है, मतलब मनका गांधी हो गया और भी जो भी केस लॉ हो गया, बेसिक लॉ है। आप किसी भी आदमी के खिलाफ में कोई भी फाइंडिंग, कोई भी स्ट्रिक्चर ऑर्डर में नहीं लिख सकते जब तक आप उस व्यक्ति को नोटिस नहीं देते, उसको सुन के नहीं लेते, उसके बगैर पीछे आप ऐसा ऑर्डर में नहीं लिख सकते। और हमारे जो माननीय सर न्यायाधीश भूषण गवई साहब है, इन्होंने 2024 में और एक लैंडमार्क जजमेंट दिया दुष्यंत मैनाली का। उन्होंने कहा ना तो हाई कोर्ट और ना तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई भी फाइंडिंग ना सिटीजन के खिलाफ ना एडवोकेट के खिलाफ ऑर्डर में लिख सकता है, पहले उसको नोटिस देकर सुनना जरूरी है। अब ये 15 वकीलों को सुना नहीं, उनका क्या कहना है पूछा नहीं, और उठा के उनको डिक्लेयर कर दिया आप गिल्टी हो। तो ये जो हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है। और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब कानून की प्रक्रिया को फॉलो किए बगैर आप किसके भी अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, ये कोर्ट को भी अधिकार नहीं है। और कोर्ट ने अगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ जाके कोई ऑर्डर किया होगा तो कोर्ट की गलती के वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कॉम्पेंसेट करने की जिम्मेदारी स्टेट की है, क्योंकि कोर्ट अदालत ये स्टेट का एक ब्रांच है, ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना के दिया है। लेकिन 15 वकील का अपराध क्या है? संज्ञान किस मुद्दे पर लिया है? हाँ, आता हूं उस पर। और इसके पहले मैं बताता हूं, इसके पहले ऐसे ही हाईकोर्ट जज की जो ऑर्डर थी उसमें कॉम्पेंसेशन दिया गया था सरकार के द्वारा, वो भी ऑर्डर उसमें वो पिटिशन में सब केस लॉ वगैरह लगाए हैं। और ऐसी एक गलती हुई थी बॉम्बे हाईकोर्ट की एक जज की, उसमें अपने चीफ जस्टिस अभी जो भूषण गवई साहब इनके बेंच के सामने जब मैटर आया, उन्होंने उन 16 वकीलों की माफी मांगा कि हमारे जज की गलती हुई है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, आपको जो डैमेज हुआ है उसको हम अनडू नहीं कर सकते हैं, और उनके खिलाफ ही केस खारिज किया। यह हो गया लीगल पोजीशन। अब आते हैं इन वकीलों के खिलाफ में आरोप क्या है। आरोप इनके खिलाफ क्या है, आपने सच क्यों बोला, मतलब सुनो वो बताता हूं। आरोप कैसा है कि क्या हुआ, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने ऑर्डर पास किया, क्या चंदा कोचर को जमानत दिया। उसमें लिखा कि चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक वाले कि इनके खिलाफ में सिर्फ ये क्या है 420 का गुना है, वो 7 साल की पनिशमेंट है, इसलिए उसको मैं बेल दे रही हूँ। बल्कि उसमें गुना सेक्शन कौन से थे, 409 जिसमें उम्र कैद की सजा थी, ये झूठा लिखकर बेल दे दिया। सेकंड क्या किया कि एक उनके ही रेवती मोहिते मैडम जो है, इनके ही समझो ऐसे मोहिते सरनेम है, और इनके ही सिस्टर के पार्टी के एमएलए थे दिलीप मोहिते, उनके ऊपर आरोप था उन्होंने पुलिस स्टेशन जलाया, पुलिस वालों को अटेम्प्ट टू मर्डर किया। इतना सीरियस ऑफेंस, पुलिस का से है, सेशन जज की ऑर्डर है जिसमें लिखा है कि इसमें 307 का ऑफेंस है या अटेम्प्ट टू मर्डर है। और यही जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मैडम अपने ऑर्डर में वो सेक्शन लिखती ही नहीं है, कुछ तो भी घुमा फिरा के ऑर्डर कर देती है, उनको एंटीसिपेटरी बेल दे देती है। और बाद में क्या होता है, फिर उनका रेगुलर चलता है कि कोई दूसरा मैटर रहा तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेने का, बोले वहां ये हो गया लड़की पे। और कौन से मामले में, जिस मामले में बीजेपी की सरकार है, एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, ये जो मतलब ये सरकार है शरद पवार के विरोधी वाली, उसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लेने का। और जैसे इनका जैसे
जैसे जैसे एक बदलापुर का केस हो गया था, तो वहां पर सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, उनको ज्यूरिडिक्शन भी नहीं था, वो सिर्फ चीफ जस्टिस को लेता है, पर कोई बात नहीं। अदालत आपको पूछेगी, जब आप सुनाएंगे ये सारी बातें तो अदालत आपको पूछेगी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। अरे 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 आशुतोष जी, पूछेंगे क्या? एफिडेविट पे दिया है, क्या पूछेंगे? रुको। तो बदलापुर का केस जिसमें इनको अधिकार ही नहीं था, और उसमें हमको राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दिया है प्रोसिक्यूशन का, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का क्रिमिनल केस का प्रोसिक्यूशन का मंजूरी है, तो वो तो सब हमने ऑन रिकॉर्ड दिया है।